फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम याओ नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका फ्यूनरल चल रहा होता है। वो मर गई होती है पर तभी अचानक से वो हिलने लग जाती है और ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और डरने लगते हैं। तभी हमें 2019 का एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम याओ को देखते हैं। उसकी डिलीवरी हो रही होती है और उसका एक बेटा पैदा होता है, पर उसकी स्टेप मॉम उससे उसका बच्चा छीन लेती है और कहती है कि ये बच्चा नाजायज है तो वो इसे फेंक देंगी। और वो याओ को पुश कर देती है और सर में चोट लगने की वजह से याओ बेहोश हो जाती है। और इसकी स्टेप मॉम तो बड़ी खुश हो रही होती है कि अब इस बच्चे को बेचकर उन्हें 1 लाख मिलेंगे। याओ यहाँ पे मर तो जाती है पर उसका वापस से रीबर्थ होता है उस लड़की की बॉडी में जो कि सेम उसकी तरह दिखती है और वो 2024 में मर गई होती है। याओ तो उठते के साथ ही अपने बच्चे की फिक्र कर रही होती है। यहाँ पर सभी लोग तो उसे देख के डर जाते हैं कि वो जिंदा कैसे हो गई। याओ का हस्बैंड येन कहता है कि मुझे पहले से पता था कि तुम मरी नहीं हो। सभी लोग भी बातें करने लगते हैं कि हाँ वो तो मिस्टर येन से शादी करना चाहती थी जो कि शहर के रिचेस्ट मैन है, तो आखिर वो खुद को ऐसे कैसे मार सकती थी, तो ये जरूर मरने की बस एक्टिंग कर रही थी। अब याओ यहाँ पर अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकल जाती है और पूछने लगती है कि मेरा बच्चा कहाँ पर है। तभी येन इसका हाथ पकड़ के इसे रोकता है और पूछता है कि शीचिंग अब तुम कौन सा नाटक कर रही हो। तो ये सुनकर याओ तो शॉक हो जाती है कि वो इसे शीचिंग क्यों कह रहा है और आखिर ये शीचिंग है कौन। फिर वो अपना फेस आईने में देखती है और उसे समझ आता है कि ये लड़की सेम मेरी तरह दिखती है। तभी यहाँ पर येन तो इसे देखकर शॉक हो रहा होता है कि आखिर उसे हो क्या गया है। फिर वो उसे कहता है कि अब तुम मरी नहीं हो तो जल्दी से डिवोर्स एग्रीमेंट पे साइन करो। फिर याओ जैसी एग्रीमेंट दिखती है तो वो डेट देखकर शॉक हो जाती है और उसे समझ आता है कि वो अपने 2019 से 2024 में टाइम ट्रेवल करके आ गई है और ये वाली आइडेंटिटी में भी उसके पास एक बच्चा है। और फिर याओ का सर दुखने लग जाता है। तभी ये कहता है कि एक्टिंग मत करो और जल्दी से साइन करो। तुम चाहती हो ना कि तुम्हें कंपनसेशन मिले तो वो तुम्हें मिल जाएगा, बस अगर अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा भी प्यार हो ना तो कभी कभी उससे मिलने आ जाया करना। ऐसा बोलकर ये जा रहा होता है। तो याओ इसे कहती है कि मैं इस पर साइन नहीं करने वाली हूँ। चीटर कहीं के, तुम क्या कहीं और अफेयर चला रहे हो। तो ये से चिल्लाता है कि अगर तुमने दोबारा मेरे बेटे शाओ को बुली करी तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तो कहती है कि तुम पागल हो गए हो, आखिर मैं एक बच्चे को कैसे बुली कर सकती हूँ। तभी इतने में येन के ग्रैंडपा यहाँ पर उसके बेटे शाओ को लेकर आ जाते हैं और वो बहुत ही गुस्से में होते हैं और उस डिवोर्स एग्रीमेंट को फाड़ के उसे चिल्लाते हैं कि तुम्हारे डिवोर्स लेने की वजह से ही शीचिंग इतनी नाराज थी कि उसने अपने आप को मारने की कोशिश की और तुम अभी भी डिवोर्स लेने की बात कर रहे हो। मुझे सच में तुम पर बहुत गुस्सा आ रही है। तो येन कहता है कि ग्रैंडपा ये लड़की मेरे बेटे शाओ की मॉम बनने लायक है ही नहीं। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम चुप बैठो और फिर ये याओ को समझाने लगते हैं कि तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ ना तुम हमेशा येन की वाइफ रहोगी। येन कहता है कि ग्रैंडपा आप जानते हैं ना कि ये शाओ की सगी मॉम है, लेकिन क्या कभी इसने उसे अच्छे से ट्रीट करी है और क्या आप शाओ से नहीं पूछना चाहेंगे कि वो इसे अपनी मॉम बना के रखना भी चाहता है या नहीं। ग्रैंडपा चिल्लाते हैं कि तुम्हें पता है कि ये शाओ की सगी मॉम है तो तुम इसे यहाँ से कैसे भगा सकते हो। आज तक हमारी फैमिली में किसी ने भी ऐसा नहीं किया है, तो आखिर तुम ये सब करके मुझे क्यों गुस्सा दिला रहे हो। और फिर ये बोल के ग्रैंडपा बहुत ही बीमार होने लग जाते हैं। तो येन जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करने जा रहा होता है। तभी ग्रैंडपा उसे रोकते हैं और कहते हैं कि अगर तुम डिवोर्स नहीं लोगे तो मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा, पर येन इसके लिए नहीं मान रहा होता है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि उस साल किसी ने तुम्हें ड्रग दे दिया था और तुम गू विलेज चले गए थे और वहां पर अगर शीचिंग तुम्हारी हेल्प ना करती तो आज तुम जिंदा नहीं होते, और इसने तुम्हें शाओ जैसा प्यारा बेटा भी पैदा करके दिए, तो भी क्या तुम इतने अनग्रेटफुल बनोगे। इसने तुम्हारी जान बचाई, तुम ये कैसे भूल सकते हो। येन कहता है कि ग्रैंडपा मुझे तो इसी पे शक है, क्या पता ये उन लोगों के साथ मिली हुई होगी जो मुझे मारना चाहते थे, नहीं तो इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हुआ कि ये वहां पर थी। और वैसे भी इतने सालों से इसका हस्बैंड बनकर मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा चुका हूँ, पर अब मुझसे और नहीं होगा। तो ग्रैंडपा गुस्से में अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि अगर तुमने दोबारा डिवोर्स का नाम लिया तो आज ही मैं मर जाऊंगा। तो येन जल्दी से अपने ग्रैंडपा को रोकता है और कहता है कि ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं डिवोर्स नहीं ले रहा हूँ। और फिर ये याओ से कहता है, फिर येन याओ से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें दोबारा चांस दे रहा हूँ, तो अब तुम शाओ की अच्छी मॉम बन के रहना। तो याओ कहती है कि ग्रैंडपा आपको येन को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों ही खुशी से अलग हो जाएंगे, तो इसमें क्या बुरा है। तो ग्रैंडपा याओ को समझाते हैं कि तुम किसी की भी फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दूंगा। फिर याओ इस बच्चे को देखकर सोचती है कि अगर मेरा बच्चा आज जिंदा होता तो वो भी इतना ही बड़ा हो चुका होता। और फिर ये उसे कहने लगती है कि शाओ डरो मत, मम्मी के पास आओ। तो वो दूर हो रहा होता है और कहता है कि नहीं, मुझे आपके पास नहीं आना। तभी ये इसके हाथ में वो रेड वाला बर्थ मार्क देख लेती है और फिर वो याद करती है कि उसका बेटा जब पैदा हुआ था तो उसके हाथ पे भी ऐसे ही बर्थ मार्क था। अब यहाँ पर शाओ तो ग्रैंडपा के साथ खेलने के लिए चला जाता है और फिर याओ सोचने लगती है कि आखिर ये बच्चा मुझसे इतना क्यों डर रहा है। फिर याओ शीचिंग के रूम में आ जाती है और सोचती है कि मेरे माइंड में इस लड़की शीचिंग की कोई भी मेमोरी नहीं है और मेरा जो हस्बैंड और बेटा है वो दोनों मुझसे नफरत करते हैं, तो मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा यहाँ से भागने का।
और फिर ये ड्रॉर खोलकर कुछ चीजें ढूंढने लग जाती है और तभी इसे यहाँ पर एक मोबाइल फोन और कुछ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट मिलते हैं। ये देखकर ये बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि इस लड़की के नाम पर तो इतनी सारी प्रॉपर्टी है, सच में ये तो एक रिच वुमेन है। फिर ये अकाउंट चेक करके भी बहुत शॉक हो जाती है कि इतने सारे पैसे। या तो सोच जाती है कि अब ये लड़की इतनी रिच है तो मैं इसके पैसे यूज करके अपने बेटे को ढूंढूंगी। अब तभी याओ एक न्यूज देखती है जो कि किसी एक्टर हान की न्यूज होती है कि हान की मॉम काफी बीमार है तो वो फाइनेंशियली बहुत ही परेशान है। फिर ये न्यूज देखकर याओ सोचने लगती है कि हान उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड है जिसने उसकी कई बार हेल्प किया है और एक बार तो उसने उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आया था जब उसका एक बार मिसकैरेज होने वाला था। याओ सोचती है कि हान ने मेरी इतनी बार हेल्प की है तो अब मेरे पास पैसे आ गए तो मैं भी उसकी हेल्प कर सकती हूँ। अब तभी इतने में याओ को कुछ आवाज आती है और वो जाकर देखती है कि दो मेड्स यहाँ पर शाओ के मुंह में खाना ठूस रही होती है। तो ये देखकर याओ ने चिल्लाती है कि आखिर तुम लोग उसके मुंह में क्यों डाल रहे हो जब वो खुद खा सकता है। अगर तुमने दोबारा शाओ को परेशान किया तो मैं तुम लोग को जॉब से निकाल दूंगी। और तभी खाना स्मेल करके देखती है कि वो सड़ा हुआ है। फिर वो चिल्लाती है कि येन ने तुम्हें शाओ का ख्याल रखने के लिए बोला और तुम इसे ये खिला रही हो। तो ये लोग कहती है कि मैडम ये तो आपका ही ऑर्डर था ना, आप ही ने कहा था कि हम शाओ को सड़ा हुआ खाना खिलाए ताकि ये जब बीमार हो जाएगा तो मिस्टर येन इसे घर पे देखने के लिए आएंगे। और आप ही ने हमें ये भी ऑर्डर दिया था कि मिस्टर येन के यहाँ से जाने के बाद हमें इस बच्चे को कोल्ड शावर देना है और इसे जबरदस्ती आइसक्रीम भी खिलानी है ताकि ये जल्दी बीमार हो। और आपने हमें बताया था कि ये बच्चा बस आपकी नजरों में एक टूल है मिस्टर येन का फेवर जीतने के लिए और आप ही ने कहा था कि हमें बस मिस्टर येन को दिखाने के लिए इसे अच्छे से ट्रीट करना है। या इन लोगों को चिल्लाती है कि अब बस। और वो सोचती है कि ये लड़की अपने ही बेटे को इस तरीके से अब्यूज कर रही है तो अब मुझे समझ आया कि ये बच्चा मुझसे इतना क्यों डर रहा था। फिर वो इन लोगों से कहती है कि अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, दोबारा तुम लोग मुझे इस घर में नहीं दिखने चाहिए। ये दोनों पूछती है कि आखिर क्यों। तो याओ कहती है कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगी। फिर ये दोनों मेड डर के यहाँ से भाग जाती है और याओ सोच लेती है कि शीचिंग ने इस बच्चे को माँ का प्यार नहीं दी तो क्या हुआ, मैं इसे दूंगी। और फिर ये इस बच्चे से कहने लगती है कि शाओ सुनो, अब तक मॉम की गलती थी लेकिन अब मॉम बदल रही है और वो तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं होने देगी। तभी इतने में शाओ बहुत बीमार होने लगता है और बेहोश हो जाता है। फिर याओ जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती है और यहाँ का एड्रेस बताती है और फिर ये जल्दी से येन को कॉल करके भी बता देती है कि शाओ बीमार हो गया है इसलिए मैं उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। तो वही से चिल्लाता है कि शीचिंग अब तुम कौन सा नाटक कर रही हो, पिछली बारी तुमने शाओ को कितना टॉर्चर करी थी तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं यकीन करूंगा कि तुम शाओ के लिए हेल्प की कॉल करोगी। पर फिर वो तो कॉल कट कर देती है और शाओ को जल्दी से उठा के हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकलती है। फिर येन भी परेशान हो जाता है और अपनी मीटिंग कैंसिल करके हॉस्पिटल जाने के लिए निकलता है। फिर हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि शाओ का ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर याओ को चिल्लाता है कि तुम कैसी मॉम हो जो अपने बच्चे का ठीक से ख्याल भी नहीं रख रही हो। वो तो अच्छा हुआ कि इस बार उसे सिर्फ गैस की प्रॉब्लम है, ध्यान रखना अगली बार ऐसा ना हो, नहीं तो उसे कुछ भी हो सकता है। तो याओ डॉक्टर से माफी मांगती है और फिर वो यहाँ से चले जाते हैं। और याओ को इस बच्चे के लिए बुरा लग रहा होता है और ये सोचती है कि अगर मेरे बेटे को भी इसी तरीके से कोई बुली कर रहा होगा। तभी इतने में येन यहाँ पर आकर इसे चिल्लाने लगता है कि तुम मेरे सामने अच्छी बनने की एक्टिंग मत करो, मैंने तुम्हें बोला था ना कि शाओ को दोबारा बुली नहीं करना। तुम्हें क्या लगता है कि ग्रैंडपा तुम्हारा साथ दे रहे हैं तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। ये कहती है कि मैंने कुछ नहीं करी हूँ और जो नैनी शाओ को बुली कर रहे थे मैंने उन्हें फायर कर चुकी हूँ। येन कहता है कि एक्टिंग करना बंद करो, मैं सब जानता हूँ, तुमने ही उन नैनीज को शाओ को सड़ा हुआ खाना खिलाने का ऑर्डर दी थी और तुम्हारे ऑर्डर पे ही वो नैनीज शाओ को कोल्ड शावर दिया करती थी और उसे जबरदस्ती आइसक्रीम खिलाती थी और मेरे सामने अच्छी बनने की कोशिश करती हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे कभी ये सब पता नहीं लगेगा। या कहती है कि तुम फिक्र मत करो, अब से मैं तुम्हें कभी प्लीज करने की कोशिश नहीं करूंगी और ना कोई स्टूपिड हरकत करके शाओ को परेशान करूंगी, बल्कि फ्यूचर में उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। तो ये कहता है कि तुम ये सब एक्टिंग किसी और को दिखाना। या कहती है कि मैं कसम खाती हूँ कि मैं सच कह रही हूँ, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो सीसीटीवी लगा लेना और अगर कभी दोबारा तुम्हें दिखे कि मैंने शाओ को बुली करी तो तुम जो चाहे वो मेरे साथ कर लेना। तभी इतने में शाओ नींद में कहने लग जाता है कि मम्मी प्लीज मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। तो ये उसकी फिक्र करने लगती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मॉम कहीं नहीं जा रही है। और फिर ये जल्दी से कपड़ा लाकर उसके सर पे लगाने लगती है और फिर ये सोच लेती है कि ये बच्चा बहुत ही बेचारा है इसलिए मैं यहीं पर ही रुककर इसका ख्याल रखूंगी और फिर मैं येन से बात करके अपने बेटे को ढूंढूंगी। तभी इसे कहता है कि मुझे दिखाने के लिए ये सब एक्टिंग करना बंद करो, तुम इतनी अच्छी नहीं हो। अब तभी इतने में याओ इंजेक्शन पे हाथ लगा देती है तो शाओ को पेन होता है। तो ये से चिल्लाता है और कहता है कि शाओ का ख्याल नर्स रख लेगी। याओ कहती है कि नहीं, मुझे किसी और पे भरोसा नहीं है कि वो लोग शाओ का ख्याल रख पाएंगे।
तो ये चिल्लाकर कहता है कि मुझे तो तुम पर भरोसा नहीं है कि तुम शाओ का ख्याल रख पाओगी। तो ये कसम खाने लगती है कि मैं शाओ का ख्याल रख लूंगी। तो येन कहता है कि तुम हर रोज बस झूठी कसम खाती हो। तभी इतने में शाओ फिर से मम्मी मम्मी कहने लगता है। तो ये देखकर येन मान जाता है कि ठीक है, मैं लास्ट बारी तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ और मुझे कुछ काम है तो मैं अपने कंपनी जा रहा हूँ। अगर मेरी जरूरत होगी तो मुझे कॉल कर लेना। ये बोलकर ये जैसे वार्ड के बाहर आता है तो अपने गार्ड्स को ऑर्डर दे देता है कि उसके ऊपर नजर रखे रहना और मुझे बताते रहना कि वो क्या कर रही है। फिर हम देखते हैं कि बच्चे का ख्याल रखते हुए याओ यहीं पर ही बैठे बैठे सो जाती है। जैसे ही शाओ की नींद खुलती है वो इसे देखने लग जाता है। तभी याओ उठ जाती है और पूछती है कि कहीं तुम्हें पेन तो नहीं फील हो रहा है। तो ये दूसरी तरफ फेस कर लेता है और उसे बात भी नहीं करता। ये पूछने लगती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट खरीद के लेकर आती हूँ। तो ये बता देता है कि उससे ब्रेकफास्ट में क्या खाना है। ये सुनकर याओ खुश हो जाती है कि मैं भी तुम्हारे लिए खरीद के लाती हूँ। और फिर उसके यहाँ से जाते ही शाओ सब याद करने लगता है कि कैसे वो उसे भागते हुए हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकली थी और रात भर भी उसकी केयर कर रही थी। ये सब उसे याद होता है। तभी हम हॉस्पिटल में हान को देखते हैं जो कि नर्स से कह रहा होता है कि मैं जल्दी हॉस्पिटल बिल भर दूंगा, प्लीज आप मेरी मॉम का ट्रीटमेंट मत रोको। तो नर्स बताती है कि आपकी मॉम की बिल ऐसे ही 1 लाख से ज्यादा हो चुकी है, इसलिए जब तक आप पैसे नहीं भरते तब तक उनकी ट्रीटमेंट नहीं होगी। तभी याओ यहाँ पर हान को देख लेती है और हान नर्स को बना रहा होता है कि मैं एक एक्टर हूँ, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं पैसे कमाकर आपको दे दूंगा। पर नर्स नहीं मान रही होती है। इतने में यहाँ पर याओ आ जाती है और कहती है कि मैं इसका बिल भरने के लिए तैयार हूँ, कितने पैसे पे करने। हान इसे देखते के साथ ही पहचान जाता है और कहता है कि याओ तुम तो मर गई थी ना। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि येन शाओ को देखने के लिए हॉस्पिटल आया होता है और वो अपने गार्ड से पूछता है कि वो कब यहाँ से गई। तो गार्ड बताता है कि बॉस वो अभी यहाँ से गई है शाओ के लिए ब्रेकफास्ट खरीदने के लिए, और वो तो पूरी रात सोई भी नहीं और शाओ का ख्याल रख रही थी। फिर ये सब जानने के बाद ये अपने बेटे शाओ से पूछता है कि क्या कल रात सच में तुम्हें तुम्हारी मम्मी ने बुली नहीं करी। तो शाओ कहता है कि नहीं डैडी। फिर येन सोचने लगता है कि आखिर अब वो क्या प्लानिंग कर रही है। यहाँ पर येन अपने फ्रेंड हान से कह देती है कि मैंने आंटी का बिल भर दी हूँ। ये बोलकर वो जा रही होती है तो ये कहता है कि याओ क्या ये तुम हो। ये तो बहुत ज्यादा डर जाती है, उससे मना कर देती है। हान बताने लगता है कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि सेम तुम्हारी तरह दिखती है। तभी येन यहाँ पर आकर याओ को बताता है कि शाओ को भूख लगी है तो जल्दी उसे ब्रेकफास्ट देने जाओ। तो ये कहती है कि हाँ मैं जा रही हूँ और फिर ये सोचती है कि जरूर हान को मेरे बारे में सब कुछ पता होगा, तो मैं कोई मौका देखकर इससे किसी दिन मिलने जाऊंगी और इसे सब पूछूंगी। अब यहाँ पर येन हान से पूछने लगता है कि आखिर मेरी वाइफ तुम्हारी फ्रेंड कैसे बन गई। हान कहता है कि मिस्टर येन आपको गलतफहमी हुई है, एक्चुअली मेरी मॉम को हॉस्पिटल से निकाला जा रहा था तो आपकी वाइफ ने बिल पे करने में हेल्प कर दी, तो मैं आपकी वाइफ के लिए आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। फिर येन सोच में पड़ जाता है कि वो इतनी अच्छी कब से हो गई जो दूसरों की हेल्प कर रही है। फिर ये जैसे रूम में जाता है तो देखता है कि वो शाओ को खाना खिला रही होती है। फिर ये बताता है कि डॉक्टर ने कहा कि शाओ ठीक है तो हम इसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के घर ले जा सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और शाओ से कहती है कि लाओ मैं तुम्हारा कपड़ा चेंज कर देती हूँ। और फिर ये उसके हाथ का बर्थ मार्क देखकर येन से पूछने लगती है कि आखिर शाओ को ये चोट का निशान कैसे आया। येन कहता है कि ये बर्थ मार्क है, सच में डिलीवरी होने के बाद से तुमने अपने बेटे पर एक नजर भी नहीं डाली हो, तुम्हें ये पता ही नहीं। फिर ये सुनकर ये सोचती है कि अगर इसकी डिलीवरी हॉस्पिटल में हुई है तो ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। फिर ये ना अपने बेटे शाओ को समझाने लगता है कि अगर फ्यूचर में तुम्हारी मॉम तुम्हें सीक्रेटली बुली करेगी तो तुम डैडी को बताना। तो शाओ कहता है कि ठीक है डैडी, और फिर येन उसे उठा के यहाँ से लेके जाता है। और याओ सोचती है कि गॉड अगर मेरा बेटा जिंदा हो तो मैं चाहती हूँ कि वो भी शाओ की तरह हो। अब तभी यहाँ याओ को किसी आदमी का कॉल आता है और वे इसे कहता है कि मिस सू, अगर आप नहीं चाहती है कि आपके बेटे के सीक्रेट के बारे में किसी और को पता चले तो आप मुझसे अभी मिलने के लिए बाहर आओ। तो याओ उस बंदे से मिलने के लिए रेस्टोरेंट जाती है और उस आदमी से पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मिस सू आप कितनी जल्दी भूल जाती है, 5 साल पहले मैंने ही तो आपको वो बेसहारा बच्चा बेचा था। तो ये कहती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तो ये बताता है कि आप जानती है कि वो बच्चा मिस्टर येन का सगा बेटा नहीं है। तो ये सुनकर तो याओ शॉक हो जाती है और फिर ये बंदा बताता है कि आपको मिस्टर येन के साथ अपना कनेक्शन बनाना था तो इस वजह से आपने उस बच्चे को मुझसे खरीदा था। तो याओ कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो मेरा बच्चा है। तो वो कहता है कि एक्टिंग करना बंद करो, मेरी सिस्टर ने पर्सनली वो उस बच्चे को मुझे बेची थी और मैंने ही आपको वो बच्चा दिया था। याओ कहती है कि मुझे बिलीव नहीं, मिस्टर येन कोई इडियट थोड़ी ना है जो वो किसी और के बच्चे को पालेगा। तो ये आदमी हंसने लगता है और कहता है कि मिस्सू आप अच्छे से जानती है कि अगर मिस्टर येन को इस बारे में पता लग गया कि वो उनका बच्चा है ही नहीं तो सोचो फिर आपका क्या हाल होगा, क्योंकि आपने उनसे झूठ बोली। तो यह पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो ये कहता है कि मुझे 20 मिलियन चाहिए। फिर हम देखते हैं कि याओ शाओ का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल जाती है
फिर इसके बाद हम देखते हैं कि याओ घर आ जाती है और यहाँ पर शाओ से कहता है कि मम्मी मुझे आपके साथ खेलना है। याओ सोचती है कि येन को अगर ये पता लगा कि ये उसका बेटा नहीं है तो क्या ये उससे फिर भी प्यार करेगा। अब तभी इतने में डिलीवरी वाला आ जाता है और इससे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मिल जाते हैं। ये तो बहुत शौक हो जाती है कि ये शीचिंग तो सच में शाओ की मॉम नहीं है। तभी येन यहाँ घर पे ही होता है और वो इससे पूछने लगता है कि ये क्या है। तो इसे देखकर याओ डर जाती है और रिपोर्ट नीचे गिरा देती है। तभी येन जल्दी से रिपोर्ट उठा लेता है और इसे पूछता है कि ये क्या है। तुम्हें शक है कि शाओ मेरा बेटा नहीं है, इसलिए तुमने मेरी और शाओ के डीएनए टेस्ट करवाई हो। ये सोचती है कि यानी शाओ तो इसका सगा बेटा है, तो फिर आखिर शाओ आया कैसे। अब येन तो इस पर गुस्सा करने लग जाता है कि आखिर इसका क्या मतलब है। क्या तुमने बाहर और भी अफेयर चला के रखी हो जो तुम्हें पता लगाना पड़ रहा है कि मैं उसका असली डैड हूँ कि नहीं। ये कहती है कि बाहर तुम्हारे इतने सारे दुश्मन हैं, इसलिए मैंने पहले से ही डीएनए टेस्ट करवा ली। ये कहता है कि अच्छा मैं अभी मरा नहीं हूँ और तुम्हें लग रहा है कि अगर मैं मर गया तो हमारे बेटे को प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी, इसलिए तुम एविडेंस जमा कर रही हो। तो ये कहती है कि हाँ आखिर मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि मेरे बेटे को सारी प्रॉपर्टी मिल जाए, मैं बस उसकी फ्यूचर के बारे में सोच रही थी, आखिर इसमें क्या गलत है। तो ये चुप हो जाता है और फिर इसे कहता है कि मुझे कंपनी के लीगल और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से पता चला कि तुमने किसी हान नाम के आर्टिस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हो और तुमने उसकी कॉन्ट्रैक्ट में 50 मिलियन फीस रखी हो। तो क्या तुम इसके बारे में एक्सप्लेन करोगी। या कहती है कि आखिर मैंने क्या गलत की, वैसे भी वो मेरी फैमिली की कंपनी है तो मैं किसे भी साइन करूँ। यान कहता है कि लगता है तुम भूल गई हो कि उस कंपनी का मेजर शेयर होल्डर मैं हूँ। तो फिर वो कहती है कि कल रात मैंने इस बारे में अच्छे से सोची कि पहले मैंने बहुत गलती कर चुकी हूँ, तो अब मैं मेहनत से काम करना चाहती हूँ। केन कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम बस मुझे दिखाने के लिए दूसरे मैन को ढूंढना चाहती हो ताकि मुझे जेलस करवा के तुम मुझे अपने आप से प्यार करवा सको। तो कहती है कि तुम अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस मत रखो, मैंने सोच ली हूँ कि आप मुझे बस अपने करियर पे फोकस करना है और मैं तो बस शाओ के लिए ही इस घर में रुक रही हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे नहीं रहती। अब तभी इतने में यहाँ पर शाओ आ जाता है और वो येन से कहने लगता है कि डैडी आप मेरी मम्मी को ऐसे बुली नहीं कर सकते। तो ये सुनकर याओ तो खुश हो जाती है और उसे पूछती है कि तुमने मुझे क्या कहा। तो वो कहता है कि मम्मी। तो याओ तो खुश हो जाती है और कहती है कि अच्छा तो मेरा बेटा मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है। फिर वो उसे सुलाने के लिए रूम में ले जाने लगती है और शाओ येन को चिढ़ाते हुए चला जाता है। और फिर ये चीज येन को भी अजीब लग रही होती है कि आखिर वो इतनी बदल कैसे गई। पहले तो बस वो शाओ का यूज करती थी मेरा फेवर जीतने के लिए, अब यहाँ पर वो देखता है कि कैसे वो शाओ को सुला रही है और सोचता है कि लगता है ये सच में बदल गई है। फिर जैसी वो बाहर आती है तो ये इसका वेट कर रहा होता है और कहता है कि मुझे इस बात से अब कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम किसे साइन कर रही हो, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम उसके एजेंट नहीं बन सकती। तो याओ पूछती है कि तुम तो मेजर शेयर होल्डर हो ना, तो आखिर एक छोटे से एक्टर के ऊपर इतना क्यों ध्यान दे रहे हो। येन कहता है कि तुमने आज से पहले किसी भी मैन में इतना इंटरेस्ट नहीं लियो, तो मुझे लग रहा है कि कहीं तुम उसके साथ कुछ बुरा ना कर दो। तो याओ कहती है कि नहीं मुझे पता है तुम जेलस हो रहे हो इसलिए ये सब डर रहे हो। येन कहता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे तो बस ये डर है कि कहीं तुम मुझे चीट करके मेरी फैमिली की इमेज ना खराब कर दो। याओ इसे सवाल करने लगती है कि हमारी शादी से पहले क्या तुम किसी और लड़की के साथ रिलेशन में थे। तो ये कहता है कि बिल्कुल नहीं, न शादी के पहले ना शादी के बाद, सिर्फ तुम ही हो मेरी लाइफ में। तो याओ सोचने लगती है कि अगर सच में इसकी लाइफ में शीचिंग के अलावा कोई और लड़की नहीं थी तो आखिर शाओ आया कैसे। तभी इसे पूछता है कि तुम्हें आखिर ऐसा क्या सोच रही हो। याओ इसे समझाती है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने ग्रैंडपा से प्रॉमिस करी थी ना कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी, तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हें चीट भी नहीं करने वाली हूँ। ये कहता है कि ठीक है तुम अपनी बातों पे रहना और वो अपने रूम में चला जाता है। और फिर याओ इस बारे में सोचती है कि उस आदमी को जरूर शाओ के बारे में कुछ तो पता है, आखिर उसने ऐसा क्यों बोला था कि उसने ही शाओ को शीचिंग को दिया है। फिर ये उससे मिलने जाती है और वो इसे कहता है कि क्या तुम मुझे पैसे नहीं देना चाहती हो। क्या कहती है कि पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन मेरी कुछ याददाश्त चली गई है तो मुझे तुमसे कुछ सवाल करना है। ये कहता है कि ठीक है पूछो, मुझे वैसे भी पैसों से मतलब है। तो या उससे पहले पूछती है कि हम दोनों के बीच की डील कब शुरू हुई थी। तो वो उसे डेट बताता है। फिर ये कहती है कि तुमने मुझे जिसका बच्चा दिया है उसकी मॉम कहाँ पर है। तो ये बताता है कि वो बच्चा पैदा करते वक्त ही मर गई थी और बच्चे का डैड उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था तो वो तो गायब है, और लकीली उस दिन तुम्हें बच्चे की जरूरत थी और तुम विलेज आई हुई थी और फिर तुम्हारा काम हो गया। या सोचती है कि मुझे लगा था कि शायद वो मेरा ही बच्चा है, पर अब पता चल रहा है कि उस बच्चे का तो डैड है, तो वो मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। येन का कॉल आ जाता है और वो बताता है कि मैंने अभी शाओ को हॉस्पिटल लेके आया हूँ। तो ये सुनकर ये कहती है कि मैं भी वहां पर पहुंचती हूँ और ये जाने वाली होती है। तो ये आदमी से चिल्लाता है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं उस मिस्टर येन को जाकर सारा सच बता दूंगा। क्या कहती है कि तुम्हें जो करना है वो कर लो, और फिर वो इसे रिपोर्ट दिखाती है। तो ये शॉक हो जाता है कि क्या वो मिस्टर येन का ही बेटा है, ऐसे कैसे हो सकता है, जरूर ये रिपोर्ट फेक होगी। या इसे चिल्लाती है कि अगर तुमने मेरे बेटे के बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी झूठी रूमर फैलाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा,
मैं तुम पर केस कर दूंगी। ऐसा बोलकर ये चली जाती है। और फिर ये आदमी सोचने लगता है कि यानी वो लड़की जिस आदमी के साथ अफेयर चला रही थी वो कोई और नहीं मिस्टर यन था, तभी तो वो उसका ही बच्चा है। फिर हम देखते हैं कि ये जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है और शाओ के पैर में चोट देखकर पूछती है कि आखिर इसे क्या हुआ है। तो यानी से बताता है कि रास्ते में एक पागल औरत मिल गई थी और वो शाओ को किडनैप करने की कोशिश कर रही थी। वो तो अच्छा हुआ असिस्टेंट ने टाइम पर देख लिया। अब यहाँ पे डॉक्टर आकर शाओ की रिपोर्ट बता देता है कि वो ठीक है, बस उसका थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। फिर ये दोनों शाओ को लेकर यहाँ से निकल रहे होते हैं और तभी लिफ्ट से बाहर आते ही याओ को यहाँ पर हान मिल जाता है। तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और सोचती है कि जरूर हान को मेरे बेटे के बारे में पता होगा। फिर यानी इन लोग को साथ देखकर जेलस हो जाता है और बीच में आकर बात करने लगता है। तो याओ इसे समझाती है कि तुम शाओ को लेकर घर जाओ, मुझे भी जरूरी काम है। और फिर ये हान को अपने साथ लेके जाने लगती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना था। पर यन जाने के लिए मान ही नहीं रहा होता है और वो याओ से कहता है कि तुम अपनी आइडेंटिटी याद रखो। तो कहती है कि मुझे याद है कि मैं सू ग्रुप कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ। और फिर ये शाओ को समझाती है कि मॉम का भी कुछ काम करना है तो तुम डैड को लेकर घर जाओ। तो वो तुरंत ही मान जाता है और यन को समझाने लगता है कि डैड आखिर आप मॉम के काम में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं। यन हान के साथ चली जाती है और फिर यन अपने बेटे शाओ से पूछता है कि ये बस कुछ ही दिनों से तुम्हारे साथ अच्छे से और तुम इतनी जल्दी उसके साइड हो गए। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि हान और याओ साथ में बैठ के बात कर रहे होते हैं और हान इसे थैंक यू बोल रहा होता है कि उसने उसे अपनी कंपनी में काम दे दी। वो कहता है कि मेरी फ्रेंड हमेशा कहती थी कि मैं बहुत ही फेमस एक्टर बनूंगा, लेकिन बस बेचारी अब जिंदा ही नहीं रही, उसका बच्चा भी मर गया और इस बात से वो इतनी अपसेट थी कि उसने अपनी जान ले ली। ये सुनकर याओ शॉक हो जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर वो खुद की जान क्यों लेगी। ये कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, उसकी स्टेप मदर ने अपनी आंखों से देखी है। तभी यहाँ पे नजर रखने के लिए येन शाओ के साथ आ जाता है और शाओ इससे कहने लगता है कि डैडी आप बिल्कुल सही नहीं कर रहे, अगर आप मॉम की बात नहीं मानेंगे तो वो आपको बिल्कुल एक्ट नहीं करने वाली है। येन इसे समझाता है कि अगर तुम्हारी मॉम को कोई और मैन लेकर चला गया ना तो वो तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी। तो ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मॉम मुझसे बहुत प्यार करती है तो वो तो मुझे अपने साथ ही लेके जाएंगी। तो येन कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर यहाँ पर हान क्या उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। क्या कहती है कि कुछ नहीं, मुझे बस तुम्हारे फ्रेंड के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था, सच में उसके और उसके बेटे के साथ बहुत ही बुरा हुआ। फिर ये कहता है कि मुझे तुम एकदम मेरी फ्रेंड की तरह लगती हो, सच में उस दिन अगर मैं अपनी फ्रेंड के साथ होता तो आज मैं उसके साथ ये सब नहीं होने देता। तो ये कहती है कि आप पुरानी बातों को लेकर अपसेट मत हो, जो होना था वो हो गया। इन लोग को ऐसे बातें करते हुए देखकर ये अपने बेटे शाओ से पूछता है कि क्या वो दोनों सच में काम के बारे में बात कर रहे हैं। तो शाओ कहता है कि डैडी आप तो वैसे भी मॉम से डिवोर्स लेना चाहती थी ना, तो आखिर आप इतने नर्वस क्यों हो रहे हो। ये कहता है कि तुम्हारी मॉम मेरे साथ मैरिज में है तो वो मेरी वाइफ है। तभी यहाँ पर याओ आ जाती है और पूछती है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो येन बहाना बना लेता है कि शाओ को भूख लगी थी इसलिए मैं उसे यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये कहती है कि शाओ सॉरी मैं भूल गई थी, चलो मैं तुम्हें घर चल के कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। येन कहता है कि मुझे वापस से तुम्हें याद तो नहीं दिलाना पड़ेगा ना कि मैं मेजर शेयर होल्डर हूँ, इसलिए तुम मेरी कंपनी के आर्टिस्ट को ऐसे अगर बाहर लाओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर उसका कोई स्कैंडल हो रहा है। तो यह कहती है कि ये कौन सी बात हुई, एक्टर अगर किसी को डेट ना करे तो ये थोड़ी ना चलेगा। और फिर ये शाओ से बताती है कि मैं तो हान की एजेंट बनना चाहती हूँ और बहुत ही फेमस होना चाहती हूँ। ये सुनकर येन तो बड़ा जेलस हो रहा होता है। फिर घर आने के बाद शाओ इस बारे में अपने ग्रैंडपा को बता देता है कि आज डैड बहुत ही जेलस है। तो ये सुनकर ग्रैंडपा तो खुश जाते हैं और येन से कहते हैं कि अच्छी बात है कि तुम्हें अब शीचिंग से प्यार हो गया, पहले तो तुम हर रोज बस उसे डिवोर्स ही लेना चाहते थे। तो ये कहता है कि ग्रैंडपा मैं बस आपकी वजह से डिवोर्स नहीं ले रहा हूँ। और फिर याओ से कहता है कि तुम ऐसे देख क्या रही हो, दिन में तो तुम किसी और मैन के साथ फ्लर्ट कर रही थी, अगर तुमने ऐसा वापस करी तो मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगा। याओ कहती है कि क्लियर बात करो, मैं बस काम करने गई थी। तो येन कहता है कि अच्छा तुम काम के नाम पे बस दूसरे मैन के साथ फ्लर्ट कर रही थी। तो ग्रैंडपा से चिल्लाते हैं कि तुम्हें शीचिंग को उसके करियर में सपोर्ट करना चाहिए। तो ये कहता है कि ग्रैंडपा इतने सारे करियर ऑप्शन है पर आखिर इसने यही वाला क्यों चुनी है, मुझे तो लगता है इसके कुछ और इंटेंशन है। याओ सोचती है कि हाँ मेरे कुछ और इंटेंशन तो है ही, मैं बस अपने बच्चे को ढूंढना चाहती हूँ। ग्रैंडपा येन को समझाते हैं कि तुम बस शीचिंग के प्यार में जेलस हो चुकी हो और कुछ भी नहीं। पर इस बात से येन और याओ दोनों ही एक दूसरे से झगड़ा करने लग जाते हैं। तो ये देखकर शाओ फिर से पेट दुखने की एक्टिंग करने लग जाता है। तो ये लोग उसे हॉस्पिटल चलने की बात कर रहे होते हैं पर वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे बस सोना है और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे साथ सोने चले। तो इन लोग को मान नहीं पड़ता है और ये ग्रैंडपा को इशारा कर रहा होता है कि ये बस उसकी एक्टिंग है। और फिर इन दोनों को रूम में लाने के बाद शाओ एक्टिंग करता है कि मॉम डैड मुझे कुछ काम है तो मैं अभी आता हूँ, ऐसा बोलकर वो जैसे बाहर जाता है तो ग्रैंडपा बाहर से डोर लॉक कर देते हैं और इन दोनों को बताते हैं कि अब ये डोर सुबह तक खुलने वाला नहीं है तो तुम लोग को एक ही रूम में सोना पड़ेगा। येन अपने ग्रैंडपा को आवाज देने लग जाता है कि प्लीज आप दरवाजा खोल दो। तो याओ इसे समझाती है कि रहने दो, ग्रैंडपा ऐसे नहीं सुनने वाले।
और फिर ये बेड पर चली जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं बेड पर सो जाऊंगी और तुम जमीन पर सो जाओ। ये शौक होकर कहता है कि तुम मुझे जमीन पर सोने के लिए कह रही हो। तो कहती है कि तो क्या, और फिर वो इसके लिए नीचे ब्लैंकेट भी बिछा कर दे देती है और उसे अच्छे से कवर कर देती है। तो येन इसकी ये ट्रिक देखकर पूछता है कि आखिर तुम्हें ये कैसे आया। तो ये बताती है कि मैं बचपन में ऐसी किया करती थी। येन शौक होता है कि तुम्हारी फैमिली तो इतनी रिच थी तो तुम्हें जमीन पर सोना क्यों पड़ा। तो याओ को बहाना बनाना पड़ता है कि मैं ऊपर से गिर जाया करती थी ना, इसलिए मैं सेफ्टी के लिए जमीन पर सोती थी। और फिर ऐसा बोलकर वो जल्दी से लेट जाती है और सोने की एक्टिंग करने लगती है। येन तो उसके साथ सेम रूम शेयर करके बहुत ही ज्यादा खुश होता है, पर याओ सोच रही होती है कि इसके साथ सेम रूम में सोना कितना ऑकवर्ड है। अब रात में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है और थंडर की आवाज से यहाँ पर येन डरने लग जाता है और इसकी आवाज से याओ उठ जाती है और देखती है कि वो कोई बुरा सपना देख रहा है और उसे ठीक से नींद नहीं आ पा रही है। तो ये उसके पास जाकर उसे कंफर्ट करने लगती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है और फिर वो वहीं पर ही लेट जाती है और उसे इतना पास से देखते हुए टच भी करने लग जाती है और अपना वन नाइट स्टैंड याद करती है। और फिर सोचती है कि मैंने पहले नोटिस क्यों नहीं करी थी कि ये कितना ज्यादा हैंडसम है। इतने में येन इसका हाथ पकड़ लेता है। तो याओ शर्मा के जल्दी से बेड पर आ जाती है और सोचती है कि आखिर मैं क्या कर रही थी। हम देखते हैं कि येन भी जाग चुका होता है और उसे बहुत ही गुस्सा आती है कि आखिर मैंने खुद को कंट्रोल क्यों नहीं किया। फिर वो देखता है कि याओ को बहुत ठंडी लग रही है तो वो अपना ब्लैंकेट लेकर उसके पास आ जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब याओ की नींद खुलती है तो वो येन को अपने पास देखकर शॉक हो जाती है और जोर से चिल्लाते हुए उसे नीचे गिरा देती है। तो वो बताता है कि कल रात तुम्हें ठंडी लग रही थी तो मैंने तुम्हें अपना ब्लैंकेट दे दिया था और फिर तुमने मुझे जाने नहीं दी। ये कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, सच में तुम बहुत बड़े परवर्ट हो। तो ये इससे अपने आप को टच करवाता है और कहता है कि कल रात परवर्ट कौन था ये तो सबको पता है। तो यह कहती है कि अच्छा तो तुम एक्टिंग कर रहे थे। येन कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं उल्टा तुम्हारी इस हरकत की वजह से जाग गया था, लेकिन लगता है कल रात कुछ हुआ नहीं इसलिए तुम बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो। कोई बात नहीं, अभी भी लेट नहीं हुई है। ऐसा बोलकर वो उसे किस करने जा रहा होता है, पर इतने में शाओ और ग्रैंडपा दरवाजा खोल देते हैं और इन लोगों को ऐसे देखकर ग्रैंडपा जल्दी से शाओ की आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम लोग अपना कंटिन्यू रखो। फिर ग्रैंडपा शाओ को समझाते हैं कि जल्द ही तुम्हारे भाई और बहन आने वाले और फिर वो उसे लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर येन और याओ भी बहुत ही शर्मा जाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि हमें अब ब्रेकफास्ट करने जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि याओ कंपनी आ जाती है और हान की एजेंट बन जाती है। वो इससे कहता है कि मेरा डेटिंग शो में पार्टिसिपेट करना सही नहीं होगा ना। तो ये इसे समझाने लगती है कि वैरायटी शो में जो डेटिंग होता है वो फेक होता है, तो तुम्हें बस एक्टिंग करना है। तभी हान यहाँ पर आ जाता है और इन दोनों को ऐसे देखकर जेलस होते हुए आवाज करता है। याओ शॉक होकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो याओ बताता है कि मैं इस शो का इन्वेस्टर हूँ तो मैं यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता। फिर डायरेक्टर भी बताने लगता है कि मिस्टर येन ने हमारे शो में 20 मिलियन इन्वेस्ट करे। अब यहाँ पर हान येन को थैंक यू बोलने लगता है और कहता है कि मिस्टर येन आपकी वजह से ही मेरी मॉम की इलाज बहुत ही अच्छे से चल रही है। मुझे अभी भी याद है कि आपने जो चैरिटी करे थे उसकी वजह से एम्बुलेंस मेरे विलेज तक टाइम पर पहुंचा था और आपकी हेल्प की वजह से ही मैं अपनी फ्रेंड की जान बचा पाया था। ये सुनकर याओ तो खुश हो जाती है कि येन की तरफ से वो एम्बुलेंस था और उसकी वजह से उसकी जान बची है। अब यहाँ पर हान अपने फोटोशूट के लिए चला जाता है और फिर याओ येन से पूछती है कि तुम तो मेरे काम करने के अगेंस्ट थे ना, तो तुम यहाँ पर क्यों आ गए। ये कहता है कि मैं इस कंपनी का मेजर शेयर होल्डर हूँ तो मैं इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर सकता हूँ। याओ पूछती है कि क्या तुमने सच में सिर्फ इसी रीजन की वजह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई और रीजन नहीं। ये कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है मैंने तुम्हारी वजह से किया था। क्या कहती है कि मैं बस यही डर रही थी कि तुम्हारे कई और इंटेंशंस ना हो क्योंकि मैं हुई इतनी ब्यूटीफुल। ये कहता है कि हाँ मैं सच में तुम्हारे लिए फीलिंग्स रख सकता हूँ। तो इसे समझाती है कि मेजर शेयर होल्डर तुम्हें मुझे अपनी ब्यूटी से सेड्यूस करने की जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर काम करना चाहती हूँ। और फिर ऐसा बोलकर ये जल्दी से चली जाती है और अपने आप को समझाने लगती है कि मेरा बस अभी एक ही मिशन है कि मुझे बहुत ज्यादा फेमस होना है ताकि मैं अपने बेटे को ढूंढ सकूँ। और फिर वो उसे देखने लग जाती है। जैसे ये इसकी तरफ देखता है तो डर के भाग जाती है। ये सोचता है कि आखिर ये मुझसे इतना क्यों डर रही है, मैं इतना डरावना लगता हूँ। फिर ये थोड़ा प्रैक्टिस करने लग जाता है कि वो उसे कैसे इंप्रेस करने की कोशिश करेगा। फिर इसे इसकी ग्रैंडपा की कॉल आती है और वो इसे बताते हैं कि जल्दी घर पे आओ, कुछ हो गया है। जब येन घर आता है तो उसे पता लगता है कि उसके ग्रैंडपा ने उसे बस झूठ बोले थे। वो उसे तैयार होने के लिए बोलते हैं ताकि वो याओ को इम्प्रेस करने जाए। येन भी अपने ग्रैंडपा की बात मान जाता है और अच्छे से रेडी हो जाता है और सोच लगता है कि हाँ ये फ्लावर्स उसे पसंद आएंगे। तो ग्रैंडपा तो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि अब तुम्हें अक्ल आ गई, ये अच्छी बात है। अब तभी कोई डोरबेल बजाता है और शाओ सोचता है कि मम्मी आ गई है तो वो जल्दी से दरवाजा खोलने जाता है, पर यहाँ पर तो वो बंदा आया होता है जो कि याओ को पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। उसने अपने साथ एक लड़की लाया होता है जो कि शाओ को पकड़ते के साथ ही उसे अपना बेटा कहने लगती है। शाओ बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। इतने में उसके डैड और ग्रैंडपा आ जाते हैं और ग्रैंडपा कहते हैं कि आखिर तुम लोग कौन हो और हमारे शाओ को चोरी करने की कोशिश क्यों कर रहे थे। तो ये लड़की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाती है और बताती है कि शाओ मेरा सगा बेटा है। सुन के ग्रैंडपा शॉक हो जाते हैं, पर शाओ कहने लगता है कि आप एक झूठी हो, आप मेरी मॉम नहीं हो। और फिर येन भी कह देता है कि तुम लोगों को क्या लगा था कि झूठी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाओगे तो हम लोग तुम्हारे झूठ पर यकीन कर लेंगे। तो ये लड़की कहती है कि इसमें हॉस्पिटल का स्टैम्प भी है, आप लोग आखिर इस रिपोर्ट को फेक कैसे बोल सकते हैं।
तो यन कहता है कि अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि ये रियल है, लेकिन आखिर तुम्हारे पास शाओ का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए सैंपल कैसे आया? तो ये आदमी बताता है कि मिस शीचिंग ने मुझे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट करने के लिए कहा था और तभी मैंने अपनी बेटी का भी डीएनए टेस्ट करवा लिया था और ऐसे मुझे पता चल गया। तो यन पूछता है कि आखिर शीचिंग ऐसा क्यों करेगी? तो ये आदमी हंस हंस कर बता देता है कि क्योंकि मिस शीचिंग कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं और उनको बच्चा मैंने दिया था, जो कि कोई और नहीं मेरी बेटी का था। अब ये लड़की तो शाओ के सामने एक्टिंग करने लग जाती है कि वही उसकी मॉम है, पर शाओ मानने के लिए तैयार नहीं होता। फिर ग्रैंडपा यन को समझाते हैं कि इस मैटर को हैंडल करो और मुझे एक एक्सप्लेनेशन देना, और ग्रैंडपा अपने साथ शाओ को ऐसे लेकर चले जाते हैं। फिर ये लड़की यन को बताने लगती है कि 5 साल पहले मैंने ही गू विलेज में तुम्हारी जान बचाई थी और तुमने मुझे ये नेकलेस देकर गए थे। तो ये कहता है कि हाँ ये मेरा है, लेकिन इससे ये प्रूव नहीं होता कि तुम ही वो लड़की हो। तुम लोगों ने क्या मुझे इडियट समझा हुआ है कि मैं बस एक नेकलेस के दम पर तुम्हें अपनी वाइफ बना लूंगा? तो ये आदमी और ये लड़की दोनों मिलकर एक्टिंग करने लगते हैं और यन को चिल्लाने लगते हैं कि आखिर वो उनकी बेटी को कैसे धोखा दे सकता है। वो कहते हैं कि 5 साल पहले जब इसने तुम्हारे बेटे को जन्म दी थी तो तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए मैंने उसे अपनी बेटी से दूर कर दिया। पर मेरी बेटी अपने बच्चे के बिना नहीं रह पा रही है, इसलिए वो यहाँ पर आई है। ये लड़की यन से कहती है कि मैं यहाँ पर पैसों के लिए नहीं आई हूँ, बस अपने बेटे को देखने आई हूँ। पर यन इन लोग की बात पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता है और इन लोगों से कहता है कि तुम लोग अब यहाँ से निकल जाओ। तभी इतने में याओ घर आ जाती है और इसे देखकर ये लड़की एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि मेरे बेटे शाओ को मुझे वापस दे दो और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी इस घर की वाइफ की पोजीशन नहीं लेने वाली हूँ। याओ कहती है कि तुम कौन हो? तो यन जल्दी से जाकर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर हूँ। और फिर याओ जैसे उस ब्लैकमेलर आदमी को देखती है तो पहचान जाती है। तो ये लड़की कहती है कि तुमने इन्हें पहचान लिया ना, फिर तो तुम जानती होगी ना कि शाओ की सगी मॉम मैं हूँ। यन इसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम जो बोलोगी मैं सिर्फ उस पर बिलीव करने वाला हूँ, इन लोगों पर नहीं। याओ इस लड़की से पूछती है कि तुम कह रही हो कि तुम शाओ की सगी मॉम हो, तो क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? तो ये जल्दी से इसे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाती है और कहती है कि इसमें साफ लिखा है कि शाओ मेरा बेटा है। याओ कहती है कि अगर ये डीएनए टेस्ट रिपोर्ट सच्ची है तो क्या तुम में इतना दम है कि तुम वापस से टेस्ट करवा सको? तो ये उस आदमी को देखती है और फिर इसे कहती है कि हाँ मैं क्यों डरूंगी, मैं शाओ की सगी मॉम हूँ। ये सब देखकर यन याओ से पूछता है कि इसका क्या मतलब है? तो वो इसे बता देती है कि मेरे और शाओ के बीच में कोई खून का रिश्ता नहीं है। तो यन शॉक हो जाता है और उसे चिल्लाने लगता है कि 5 साल से तुम मुझसे झूठ बोलते आ रही थी। ये कहती है कि सॉरी, तो कहता है कि तुम मुझे टच मत करो और फिर ये उन दोनों फ्रॉड को यहाँ से बाहर निकलने कह रहा होता है। इतने में शाह यहाँ पर आकर याओ से कहने लगता है कि मम्मी मैं चाहता हूँ कि आप ही मेरी मम्मी हो। तभी वो लड़की यहाँ पर याओ को पुश करके इसे समझाने लगती है कि तुम्हारी मॉम मैं हूँ, पर ये नहीं मानता, कहता है कि आप लोग झूठे हैं। याओ इसे समझाती है कि देखो मैंने तुमसे झूठ बोली थी, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, पर ये नहीं मानता और कहता है कि आप ही मेरी मॉम हो। फिर शाह यन से कहने लगता है कि डैडी आप इन बुरे लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दो। तभी ये आदमी और वो लड़की मिलकर कहने लगते हैं, तभी ये आदमी और वो लड़की मिलकर ग्रैंडपा से बात करने लगते हैं कि मेरी बेटी सच में शाओ की मॉम है। तो ग्रैंडपा इन लोग से कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो वो डीएनए टेस्ट करवाएंगे और इस बारे में अब भी पता लगाएंगे। फिर ग्रैंडपा यहाँ पर अपने खास डॉक्टर को बुलाते हैं जो कि इन लोगों का सैंपल लेकर जाता है और बताता है कि थोड़ी देर में डीएनए टेस्ट रिजल्ट आ जाएंगे। ग्रैंडपा कहते हैं कि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक सभी को यहीं पर रहना पड़ेगा। फिर ये सभी वेट करते रह जाते हैं। फिर जब रिजल्ट आता है तो यन जल्दी से जाके टेस्ट रिपोर्ट देखता है जिसमें यही लिखा होता है कि वही लड़की शाओ की मॉम है। फिर ये कहने लगती है कि चलो जल्दी से मॉम के पास आ जाओ, पर ये जल्दी से याओ के पास आकर कहने लगता है कि मॉम क्या मैं आपको नहीं चाहिए हूँ? ये कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, पर मैं तुम्हारी सगी मॉम नहीं हूँ, वो तुम्हारी मॉम है। ग्रैंडपा उस आदमी और उसकी बेटी को कहते हैं कि आप लोग यहीं पर ही वेट करो, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। और फिर यन और याओ को अपने साथ बात करने के लिए लेकर जाते हैं। याओ यहाँ पे ग्रैंडपा से माफी मांगती है और कहती है कि मैं अब यन को डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। तो यन चिल्लाने लगता है कि मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलने के बाद तुम इतनी आसानी से मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? याओ कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं भी शाओ को छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ, पर अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा। ग्रैंडपा से कहते हैं कि आखिर तुम हमें इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती हो? तो ये कहती है कि मुझे भी पास्ट के बारे में बहुत सी चीजें याद नहीं है। फिर यन अपने ग्रैंडपा को समझाता है कि आप काम डाउन हो जाओ, इस मैटर को मैं हैंडल कर लूंगा, आप मेरे साथ चलो और रेस्ट करो। और फिर यन अपने ग्रैंडपा के साथ चला जाता है और याओ बहुत ही अपसेट होती है और अपने आप को समझाती है कि शाओ अब अपनी असली मॉम के पास है। फिर ये लास्ट बारी शाओ से मिलने जाती है जो कि सो रहा होता है और ये अपने आप को समझाती है कि मुझे जाना होगा, मुझे अपने बेटे को ढूंढना है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब शाओ की नींद खुलती है तो वो डिवोर्स एग्रीमेंट देखकर रोने लग जाता है और कहता है कि डैडी की आप मम्मी कभी वापस नहीं आएगी और आप दोनों कभी एक नहीं होंगे। तो ये इसे समझाता है कि ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारी मम्मी को वापस लेकर आऊंगा। ऐसा बोलकर ये डिवोर्स एग्रीमेंट फाड़ देता है। अब तभी इतने में वही लड़की लिन यहाँ पर आ जाती है और शाओ को समझाने की एक्टिंग करते हुए वो यहाँ पर यन को टच करने की कोशिश करती है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी चाल अच्छे से जानता हूँ,
और फिर वो इसे अपने साथ लेकर जाता है और 5 मिलियन का चेक देकर कहने लगता है कि तुमने मेरी हेल्प की थी ना, तो इसे लो और जाओ यहाँ से। तो ये इसके चेक वापस कर देती है और कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस शाओ के साथ रहना है। तो कहता है कि तुम्हारी चालाकी मेरे सामने नहीं चलने वाली है, मैं जानता हूँ कि तुम बस पैसों के लिए ही मेरे पास आई हो, नहीं तो इन 5 सालों में तुम्हें कभी अपने बेटे की फिक्र क्यों नहीं हुई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याओ यहाँ पर हान के साथ सेट पर होती है और सोचती है कि पता नहीं वो लिन शाओ का अच्छे से ख्याल भी रख रही होगी या नहीं। फिर ये अपने आप को समझाती है कि आखिर मैं दूसरे की फैमिली की फिक्र क्यों कर रही हूँ, मुझे अपने बेटे को ढूंढने के बारे में सोचना चाहिए। अब तभी डायरेक्टर यहाँ पर याओ को बहुत सारी एक्ट्रेस का फोटो ला कर देता है और चूज करने के लिए बोलता है कि हान के साथ कपल शूट के लिए किसे लाना चाहिए। तभी यहाँ पर याओ को एक अच्छा आइडिया आता है और ये सोचती है कि अगर मैं खुद हान के साथ डेटिंग शो में आ जाऊंगी तो इस शो की टीआरपी बढ़ जाएगी और फिर मैं अपने बेटे को जल्द से जल्द ढूंढ सकती हूँ। फिर याओ कह देती है कि इनमें से कोई भी कैंडिडेट सही नहीं है, इसलिए मैं खुद पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। तो ये लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि वो तो मैरिड है ना। तो याओ बताती है कि नहीं, अब मेरा डिवोर्स हो चुका है तो मैं भी सिंगल हूँ। फिर इसके बाद याओ हान के साथ इस शो में पार्टिसिपेट कर लेती है और सभी लोग तो बड़े खुश हो जाते हैं और इस शो को देखने वाले लोगों की रेट बढ़ जाती है। यहाँ पर हान का असिस्टेंट भी उसे इस बारे में बता देता है कि याओ हान के साथ डेटिंग शो पर गई हुई है। ये जानकर ये जेलस हो जाता है और तुरंत ही शो को स्टॉप करवाने के लिए पहुंच जाता है। और फिर जैसे ही शूट बंद होता है तो येन याओ को लेकर बात करने के लिए लेकर जाता है और वो इसे पूछती है कि तुम क्या करना चाहती हो। येन कहता है कि तुमने डिवोर्स अग्रीमेंट देने के बाद यहाँ किसी को डेट करने आ गई, आखिर तुमने मुझे क्या समझा हुआ है। तो ये बताती है कि हान मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है और मैं उसके साथ रियल डेटिंग थोड़ी ना कर रही हूँ, बस शो में एक्टिंग कर रही हूँ। तो ये कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुमने शो में ऐसा क्यों बोली कि तुम्हें कभी किसी से प्यार ही नहीं हुआ, क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती हो। याओ इसका कुछ जवाब नहीं दे पाती और यहाँ से जाने लगती है। तो ये कहता है कि जब मैंने तुमसे बोला था कि मैं सारी चीजें सॉल्व कर दूंगा तो भी तुम क्यों चली गई। याओ कहती है कि हमारी शादी वैसे भी एक मिस्टेक थी और जब शाओ की सगी मॉम आ गई है तो असली ओनर की जगह उसी की है। ये कहता है कि अच्छा, तो तुमने मुझे ऑब्जेक्ट समझी हुई हो जो तुम यूज करने के बाद अब किसी और को दे रही हो। याओ रोने लग जाती है और कहती है कि वैसे भी हम शाओ की वजह से ही मैरिड थे और हमारा डिवोर्स होना तय था। ये कहता है कि मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसा बोलकर वो उसे किस कर लेता है और फिर वो याओ को समझाता है कि तुम शाओ की मॉम हो या नहीं हो, मैं फिर भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। तो ये कहती है कि नहीं, शाओ की असली मॉम लिन है तो मैं ये मिस्टेक नहीं कर सकती, ऐसा बोलकर चली जाती है और उसके रोकने पर भी नहीं रुकती है। तो येन डायरेक्टर से बात करता है कि वो भी इस डेटिंग शो में पार्टिसिपेट करेगा और फिर वो शो की स्क्रिप्ट ही चेंज करवा देता है और इस शो का नया गेस्ट बन जाता है। जब याओ इसे देखती है तो शॉक हो जाती है और डायरेक्टर उसे बताता है कि उसे अब अच्छे से एक्टिंग करनी होगी और उसे एक गेस्ट की तरह ट्रीट करना होगा। येन कहती है कि आखिर मैं ऐसी एक्टिंग कैसे करूंगी, वैसे भी ये मेरा एक्स हस्बैंड था। पर ये लोग समझाते हैं कि एक्टिंग तो उसे करनी पड़ेगी। ये इसे कहती है आखिर तुम शाओ को छोड़कर क्यों आ गए, उसका ख्याल रखने की जरूरत है। येन कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें याद है कि शाओ का किसी को ख्याल रखने की जरूरत है, फिर भी तुम बिना कुछ बोले आ गई। तुम्हें पता है वो कितना ज्यादा रोया था तुम्हारे लिए। याओ कहती है कि तुम उसके डैड हो ना, तो तुम्हें उसे समझाना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। येन कहता है कि मैं उसका डैड हूँ, तभी तो मेरा और उसका कॉमन गोल है कि हमें तुम्हें घर लाना है, इसलिए मैं तुम्हें लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। तो ये चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम लिन के भरोसे उसे कैसे छोड़कर आ सकते हो। ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, नैनी उसका ख्याल रख लेगी। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग शूटिंग में लगे होते हैं और दूसरी तरफ लिन यहाँ पे ग्रैंडपा को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो उस पर बिलीव कर ले कि वो एक अच्छी लड़की है। पर तभी लिन के डैड सुन लेते हैं कि ग्रैंडपा को भी उस पर पूरा बिलीव नहीं है, इसलिए वो उसे समझाते हैं कि तुम्हें अब येन के पास जाना चाहिए और उसे फंसाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर जैसे ही लिन यहाँ पर सेट पर पहुंच जाती है तो येन उसे बात करने के लिए जाता है और उसे चिल्लाता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है और उसे बोलता है कि वो तो शाओ के लिए आई है ना, तो उसे यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी। यानी से काफी चिल्लाकर यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि लिन के डैड ये सारी चीज का वीडियो बना लेते हैं ताकि ये लोग इस तरीके से येन का रेपुटेशन खराब करके फायदा उठा सके। लिन से बात करने के बाद येन जैसी शूट के लिए आता है तो याओ इसे सुनाने लगती है कि किसी की वाइफ भी यहाँ पर आ गई है, फिर भी वो यहाँ से जा नहीं रहा है। तो ये डायरेक्टर को बोलकर आज की शूट यहीं पर स्टॉप करने के लिए बोलता है और फिर याओ से कहता है कि मैंने लिन से बात कर लिया हूँ और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया हूँ, तो भी तुम ऐसे क्यों कर रही हो। याओ से कहती है कि मैं ऐसे टाइप की नहीं हूँ जो दूसरों की खुशियों को लूँ। येन कहता है कि 5 साल से तुम ही मेरे साथ थी और मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया हूँ, तो तुम किसी और की खुशियों को नहीं छीन रही हो। ऐसा बोलकर वो उसे किस करता है तो वो इसे दूर करती है और सोचती है कि ये मुझसे नहीं बल्कि शीचिंग से प्यार करता है। फिर ये इसे कह देती है कि मैं शीचिंग नहीं हूँ, मैं याओ हूँ। पर येन को इसकी बात से कुछ समझ नहीं आता है। फिर यहाँ पर येन का जो वीडियो होता है वो इंटरनेट पे अपलोड हो चुका होता है और सभी लोग उसकी बुराई करने लग जाते हैं। फिर येन भी ये वीडियो देखता है तो वो तुरंत ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाता है। हम देखते हैं कि लिन और उसके डैड यहाँ पर बात कर रहे होते हैं और हान इन लोग की बातें सुन लेता है और रिकॉर्ड भी कर लेता है कि ये लोग बस येन को फंसाने की कोशिश कर, ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये लोग बस येन को फंसाने के लिए सब कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि लिन और उसके डैड प्रेस कॉन्फ्रेंस में येन की बुराई करने के लिए आते हैं।
हान ने पहले ही याओ और येन को इस बारे में बता दिया होता है और वो लोग डीएनए टेस्ट रिपोर्ट लेकर पहुंच जाते हैं और इन दोनों की असलियत सभी को बता देते हैं कि ये लोग बस झूठ बोल रहे हैं और डीएनए टेस्ट रिपोर्ट फेक थी, ये शाओ की मॉम है ही नहीं। फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और सारे रिपोर्टर भी यहाँ से चले जाते हैं और तभी याओ को कॉल आती है कि उसका बेटा मिल गया है। फिर वो एक लेडी के घर जाती है जो कि उसे एक बच्चे से मिलवाती है और बताती है कि यही उसका बेटा है और उसके पास बर्थ मार्क भी है। येन भी इसके साथ आया होता है और क्योंकि उसे पता लग गया है कि ये अपने बेटे को ढूंढ रही है, यहाँ पर वो पहचान जाता है कि ये कोई बर्थ मार्क रियल नहीं है और वो बता देता है कि ये बस निशान है। फिर ये जानने के बाद ये उस लेडी को चिल्लाती है कि वो अपनी बेटी को चोट कैसे पहुंचा सकती है। तो ये लेडी बताती है कि जब शो में उसने ये एडवर्टाइजमेंट देखी थी कि उसके बेटे को ढूंढने पर इतने सारे पैसे मिलेंगे, तो इसलिए उसने पैसों के नाम पर फेक एक्टिंग करी अपने बेटे को उसका बेटा बनाने की। याओ इसे समझाती है कि अपने बेटे का आप ख्याल रखना। फिर येन यहाँ पर याओ को समझाता है कि तुम अपने बेटे को ढूंढ रही हो ना, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर इसके बाद दोनों यहाँ से होटल जाते हैं और याओ इसे अपनी पूरी स्टोरी बता देती है कि वो शीचिंग नहीं है और जब फ्यूनरल वाला डे था उस दिन वो रिबॉर्न हुई थी। ये उसे सब बताती है कि कैसे उसके स्टेप मदर उसे मार के उसका बच्चा लेकर चली गई थी, इसलिए ही वो रिबॉर्न होने के बाद से अपने बेटे को ही ढूंढ रही थी। और उसने शो का यूज इसलिए की क्योंकि शो फेमस होगा तो वो एडवर्टाइजमेंट के जरिए अपने बेटे को ढूंढ पाएगी। येन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढने में हेल्प करूंगा चाहे जो हो जाए। फिर वो यहाँ रूम से बाहर चला जाता है और कार में बैठा रहता है। याओ यहाँ पर येन के बारे में सोच रही होती है और येन यहाँ पर याओ के बारे में सोच रहा होता है। फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है और ये जैसी रूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि येन यहीं पर ही है। फिर वो इसे हक कर लेता है और अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है कि वो शीचिंग को नहीं बल्कि उसे लाइक करता है, क्योंकि जब से वो रिबॉर्न हुई थी उसके बाद ही से वो उसे चेंज नजर आई थी और वो शाओ का भी इतना ख्याल रखती थी, इसलिए वो उसे लाइक करने लग गया। वो इसे समझाता है कि तुम किसी भी बात की फिक्र मत करो, मैं सब ठीक करूंगा। फिर ये दोनों जब घर आते हैं तो शाओ इसे देखकर खुश जाता है कि उसकी मम्मी फाइनली वापस आ गई। शाओ के गले में एक नेकलेस देखकर याओ पहचान जाती है और पूछती है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया। तो ये कहता है कि मुझे सोफा पर मिला था। फिर याओ इस नेकलेस के बारे में येन को बताती है कि ये उसी बंदे का है जिसकी उसने विलेज में हेल्प की थी, जिसे किसी ने ड्रग दिया हुआ था। तो यहाँ पर येन उसे बताता है कि एक बार वो ही विलेज गया हुआ था। फिर ये दोनों को समझ आता है कि ये दोनों ने ही एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड किए थे और ये नेकलेस येन का ही है। फिर दोनों ही बहुत ज्यादा खुश जाते हैं कि शाओ असल में इन दोनों का ही बेटा है। पर याओ फिर भी ये कंफर्म करने के लिए डीएनए टेस्ट करवाती है और टेस्ट रिपोर्ट में कंफर्म आता है कि यही दोनों उसके मॉम डैड हैं। फिर दोनों ही बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं और फाइनली दोनों की वेडिंग हो जाती है और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।